जय हिंद, नमस्ते। पीएनएसटी और एएनएम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे आप सभी साथियों का स्वागत है। नए साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो गाइस, आप लोगों की यह क्लास चल रही है प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इसमें अभी तक आप लोगों ने देखा था बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्लास है जिसमें केमिस्ट्री के जो पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे गए क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो प्यारे साथियों, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, स्किप ना कीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आप लोगों का मिस ना हो। चलेगा, एग्ज़ाम आप लोगों की जल्दी ही होने वाली है सितंबर में और अगस्त में, ठीक है। 28 और 29 अगस्त है एएनएम वालों की और सितंबर में है आप लोगों की पीएनएसटी वालों के एग्ज़ाम। तो गाइस, प्रिपरेशन स्टार्ट बिल्कुल तेज़ी से कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने पहला देखिए, विच वन डज नॉट शो फ्रेंकेल डिफेक्ट। ओके, तो निम्नलिखित क्रिस्टलों में से कौन सा फ्रेंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड। तो एक ऑप्शन इनमें से सही है, आप लोगों को इसका एक उत्तर सही करना है गाइस। चलेगा, आप लोग भी कमेंट्स कीजिएगा। फ्रेंकल दोष पूछा है, ओके, कौन से क्रिस्टलों में से, ठीक है, इन ऑप्शन में से। तो देखिएगा इस, अगर आप लोगों ने इसका उत्तर किया है पोटेशियम ब्रोमाइड तो बिल्कुल सही किया है। जो आप लोगों का है पोटेशियम ब्रोमाइड वो फ्रेंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है। इसको डिटेल में पढ़ के चले जाना आप लोग, फ्रेंकल दोष क्या होता है, ठीक है गाइस। चलिएगा, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये रहा, निम्न में पराऑक्साइड की उपस्थिति में कौन सा अम्ल मार्कोनी ऑफ नियम के विपरीत योग करके उत्पाद देता है? निम्न निम्न में पराऑक्साइड की उपस्थिति में कौन सा अम्ल मार्कोनिकॉफ नियम को विपरीत योग करके उत्पाद देता है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, HCl, HF, HBr या HI। जी हाँ, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग करके उत्पाद देता है। तो गाइस देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत योग करके उत्पाद देता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या आएगा। इस बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों को पूछेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से किस विलयन में कॉपर की कील डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है? आप लोगों को बताना है, निम्न में से किस विलयन में कॉपर की कील डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है? कौन सा विलयन? सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम डाइसल्फाइड, सोडियम डाइसल्फेट या जिंक सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। किनमें जो है आप लोगों का जो है कॉपर की कील डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है? ओके, इनमें से। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में जो है कॉपर का अगर कील डालते हैं तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। आपने देखा होगा, देखिए ये जो चुनाव में जो चुनाव यानी मतदान करते समय जो स्याही में उपयोग करते हैं ना, तो ये आपका उस स्याही में जो है AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये आप लोग ध्यान रखोगे, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है आप लोगों को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा इस, साधारण नमक और नेप्थलीन के चूर्ण के मिश्रण का पृथक्करण किस प्रकार किया जाएगा? जी हाँ, नेप्थलीन, साधारण नमक और नेप्थलीन के मिश्रण को किस प्रकार से अलग किया जाएगा? क्रोमेटोग्राफी, प्रभाजी आसवन, साधारण आसवन या ऊर्ध्वपातन। तो गाइस इसका उत्तर आप भी कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। देखिए मैं बता दूँ यहाँ पे, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाएगा। जी हाँ, ऊर्ध्वपातन का, ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे किसी ठोस की बात कर लेते हैं हम लोग, तो कपूर आप लोगों का ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। नेप्थलीन भी आप लोगों का ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ओके, नमक भी आप लोगों का, नमक नहीं, ओके, नमक नहीं होगा, नेप्थलीन, कपूर, ये जो है आप लोगों के सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन है ना। कपूर का जलना किसका उदाहरण पूछेगा, तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, नेप्थलीन का। ओके, चलेगा, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, उभयधर्मी ऑक्साइड है, SnO2, CO2, SiO2 या कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए ये चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, ये ध्यान रखिएगा।
मतलब ताज़ा कली का चूना जिसको कहते हैं, कली का चूना, ताज़ा चूना। उभयधर्मी ऑक्साइड इनमें से पूछा है। अब उभयधर्मी ऑक्साइड को किसे कहते हैं? जो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं वो कहलाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा, इसका उत्तर आप लोगों ने अभी तक सही कर दिया होगा, इसका होगा SnO2। ओके, तो देखिए कौन कौन से ऑक्साइड है जो जिंक के ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, और फिर आप लोगों के सीसा के ऑक्साइड, ओके, और टीन के ऑक्साइड। ये चारों याद रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता ही है आप लोगों को। ओके, तो जिंक के ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड और सीसा और टीन के ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। जैसे जिंक की बात कर लूँ तो जेडेनो आपके ऑप्शन में आ जाता, Al2O3 दे देता, ये भी हो जाता आपका, PbO दे देता। ओके, ये भी आप लोगों का जो है उभयधर्मी हो जाता है। SnO2 अभी ऑप्शन में आपको दिया है, तो ये सारे उभयधर्मी। ओके, वो चारों को याद रख लोगे तो उससे रिलेट कुछ भी हो सकता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस यहाँ पे देखिए, कॉपर 29 का शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ओके, शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसमें दे रखा है आप लोगों के ऑप्शन अलग अलग, तो इनमें से सही उत्तर आप लोगों को बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो ये देखिए 3D10 और 4s1 इसका जो है कॉपर का होगा आप लोगों का शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस अभिक्रिया का होना असंभव है जब ΔH इज पॉजिटिव, ΔS इज नेगेटिव, ΔH इज नेगेटिव, ΔS इज पॉजिटिव, या फिर आप लोगों का दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। ये कंडीशन आप लोगों की कौन सी कंडीशन है जो होना असंभव है? तो ये बोल रहा है कि उस अभिक्रिया का होना असंभव है जब ΔH इज पॉजिटिव और ΔH इज नेगेटिव। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए आप लोगों को इससे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आप लोगों को केमिस्ट्री से पढ़ के जाना है। सबसे प्रबल अम्ल क्या है? जी हाँ, सबसे प्रबल अम्ल आप लोगों को पूछा है। अम्ल देखिए दुर्बल अम्ल होती है और प्रबल अम्ल होती है, तो इनके आप लोग एग्जाम याद करके चले जाइएगा। एग्जाम्पल प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के देखिए CH3COH इसका आंसर होगा इनमें से। ठीक है, तो सबसे प्रबल अम्ल है। जैसे आप लोगों का आ जाता है HCl भी प्रबल अम्ल है, H2SO4 भी प्रबल अम्ल है। ओके, और ये आप लोगों का CH3OH भी। और इस प्रकार से उदाहरण याद करके चले जाइए। देखिए आपको एक ही चीज़ याद करके चले जाओगे तो काम हो जाएगा। ओके, आपका केवल प्रबल अम्ल याद कर लोगे आप लोग 2-4, ओके, उनमें से ऑप्शन में आप लोगों को दिख जाएगा फिर सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते गए इस यहाँ पे, तो देखिए ये आप लोगों का CiF3 में Ci की संकृत अवस्था क्या है? Ci की संकृत अवस्था, संकरण वाली अवस्था पूछा है। sp2 है, sp3 है, sp3d है या sp3d2 है, क्या है ये यहाँ पे आप लोगों को पूछा है। तो इसकी क्या होगी? sp3d होगी। ओके चलिएगा, तो संकरण को भी देख लोगे आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन से है? H2SO4 प्लस HNO3, H2SO4 प्लस HCl, HNO3 प्लस H2CO3, इनमें से कोई नहीं। तो चलेगा, तो ये आप लोगों का बता दूं, मैंने बताया था आप लोगों को अम्ल वर्षा की बात आई थी तो सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ओके, NO2 नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? अम्ल वर्षा के लिए। तो यहाँ से देख सकते हो उदाहरण में आप लोगों को कहाँ दिख रहे सल्फर और नाइट्रोजन के अणु? पहले ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, पहले ही ऑप्शन में दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ओके, इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड के तो है लेकिन इसमें नाइट्रोजन का नहीं है, इसमें नाइट्रोजन का है लेकिन इसमें सल्फर का नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ये इन दोनों में सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 इसमें है जॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस, बहुत ही प्यारा सा और शानदार। निम्नलिखित में से किसके धातु कर्म में खरपरन प्रक्रम को प्रयुक्त किया जाता है? खरपरन प्रक्रम को प्रयुक्त किया जाता है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम या लोहा?
तो चलिए गाइस, इसका सही उत्तर बता दूं मैं आप लोगों को। यूज़ किया जाता है चांदी, खरपरन प्रक्रम के लिए चांदी का उपयोग प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम लोग। DsP2 संकरण का उदाहरण है। तो संकरण वाले टॉपिक को तो अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। ओके, ये ऑप्शन आप लोगों के है एफिशियन। ओके, चलिए ये अलग अलग ऑप्शन आप लोगों के हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, सेकेंड वाला। Na कोष्टक में साइनाइड है, उस पर 2 की घात और आप लोगों का 4 भी है साथ में नीचे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा। आतिशबाजी को हरा रंग कौन देता है? आपने देखा होगा होली दिवाली आप जो भी हो यानी सेलिब्रेशन के समय आप लोग पटाखे वगैरह आतिशबाजी करते हो, तो उसमें कलरफुल जो है आप लोगों का आतिशबाजी करने पे निकलता है। तो ग्रीन कलर जो है आतिशबाजी के समय को कौन सा वो है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्रीन कलर टू फायरवर्क्स? आतिशबाजी को हरा रंग कौन देता है? पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम या सोडियम? तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा बेरियम हो जाएगा। बेरियम के कारण जो है हरा रंग दिखाई देता है। क्वेश्चन में मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि लाल रंग किसके कारण होता है आतिशबाजी में, या पीला रंग कौन से के कारण होता है, आप बताइएगा। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ओके, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। साधारण परमाणुओं में समूह संलग्नी मतलब लिंक्ड की भांति कार्य कर सकता है यदि साधारण परमाणुओं में समूह संलग्नी की भांति कार्य कर सकता है यदि वे धनावेशित आयन हो, वे या तो उदासीन अणु हो या ऋणावेशित आयन हो, वे मुक्त मूलक हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साधारणतः परमाणुओं में समूह संलग्नी की भांति कार्य कर सकता है यदि वे या तो उदासीन अणु हो या ऋणावेशित आयन हो। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित 2 क्रियात्मक समूह है। कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित 2 क्रियात्मक समूह है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा आप लोगों को कि इसके जो क्रियात्मक समूह है मतलब जो क्रिया करते हैं वो कौन से है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, एक तो आप लोगों का देखिए ये वाला हो जाएगा। ओके, नंबर सी वाला हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O व -OH। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, निम्न में से किस प्रक्रिया में 2 हल्के अणु मिलकर एक भारी अणु का निर्माण करते हैं? तो ऐसा किस में होता है? नाभिकीय विखंडन? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो एक भारी अणु क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं में टूटता है नाभिकीय विखंडन में। ठीक है, विकिरण उपचार में? बिल्कुल नहीं। तो ये आप लोगों को हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में जो है बहुत छोटे छोटे अणु एक भारी नाभिक में तब्दील होते हैं। चलिए, संलयन मतलब साथ में आना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे, एक आदर्श गैस के रुद्धश्म प्रसार में निम्नलिखित में से क्या होता है? ΔU = 0, Q = 0, W = 0 या dV = 0? चलिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? Q = 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आप लोगों का देख लेते हैं। विलायक 1 का वाष्प दाब 0.80 वायुमंडल है। यदि इसमें एक अवाष्पशील पदार्थ B को मिला दिया जाए तो विलायक का वाष्प दाब गिरकर 0.6 वायुमंडल हो जाता है। विलयन में B का मोल अंश क्या होगा? 0.50, 25, 90, 75? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 25। ओके, कैसे हुआ तो आपको वो देखना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला वाला विलियन का मोल अंश कैसे याद करते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा यौगिक ओजोनीकरण के पश्चात जल अपघटन पर केवल CH3CO CHO व CH3CO CH3 देता है? ये अणु आप लोगों के सामने दिए हैं अलग अलग, इनमें से बताना है आपको। CH3CHO और CH3CO CH3 देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? चलिए,
फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको बताना है इसमें से एसीटोनाइट्राइल है, एसीटोनाइट्राइल है CH3COCN C6H5CH2CN CH3CN या C2H5CN। तो एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोगों को पूछ लिया है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इसको कहते हैं हम एसीटोनाइट्राइल CH3COCN, इसका फॉर्मूला है एसीटोनाइट्राइल का। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा और शानदार। चिली साल्टपेटर किस धातु का अयस्क है? मोस्ट आईएम पे चिली साल्टपेटर किस धातु का अयस्क है? सोडियम का, मैग्नीशियम का, आयोडीन का, ब्रोमीन का? तो सिंपल सा है ये। ओके, इसका सही उत्तर आपको बताना है, तो बता दूं यहाँ पे चिली साल्टपेटर सोडियम का अयस्क है, तो अयस्क भी आप लोग याद करके चले जाइएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोपीन के एन ब्रोमो सिक्सिनिमाइड द्वारा ब्रोमीकरण से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा गाइस? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अलग अलग, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का BrCH2। हाँ, ये वाला होगा BrCH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, किसके? प्रोपीन के एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड द्वारा ब्रोमीकरण से प्राप्त होता है। तो ये वाला उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए वेग के कोष्टक में A n की घात B पे m की घात, तो इसकी कोटि क्या होगी? चलिए, किसी अभिक्रिया के लिए वेग दिया है ये आप लोगों का K कोष्टक में A पे m n की घात और कोष्टक में B पे m की घात। तो बोल रहा है इसकी कोटि क्या होगी? m होगी, n होगी, m प्लस n या m माइनस n होगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, कोटि ज्ञात करने के लिए आप लोगों का जो है घातें जुड़ जाएगी आप लोगों की। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच पॉलीमर इज द थर्मोप्लास्टिक? कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक है? नायलॉन है, पॉलीथीन है, टेरिलिन है या सभी? चलेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का पॉलीथीन को हम कौन सा बहुलक कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। चलिए, ये दिया है आप लोगों का क्रोमाइड कोष्टक में H2O और फिर इस पे 6। ओके, और बोला है x का मान आपको ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने बोला है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ये देख लीजिएगा आप लोग। +4 +6 +2 या 3 क्या होगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का +3 हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा लवण जल में घोलने पर क्षारीय विलयन देता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड या अमोनियम क्लोराइड? तो कौन सा क्षारीय विलयन देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट आपका जो है लवण जल में घोलने पर क्षारीय विलयन देता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने। उपापचयी विधियों में निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, वसा, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो है वो न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करता है और सर्वाधिक आपका जो है वसा प्राप्त करता है। ठीक है, ऊर्जा। बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। किसी खनिज को अयस्क कहते हैं यदि उसमें उपस्थित धातु बहुमूल्य हो, उसमें धातु का निष्कर्षण लाभप्रद हो, उसमें धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते, उसमें धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता। तो किस खनिज को अयस्क कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा, चलिए, उसमें धातु का निष्कर्षण लाभप्रद हो उसे हम कहेंगे अयस्क कहेंगे। जी हाँ, ऐसा खनिज जिसमें बहुत सारे जो है एलिमेंट तत्व पाए जाते हैं
उसे ही अयस्क कहते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 डिग्री सेल्सियस पर प्रोपीन पर क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है? प्रोपेन डाइक्लोराइड, प्रोपिलीडिन क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलाइल क्लोराइड हो जाएगा। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। लोहे का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? हेमेटाइट है, पिच ब्लेडी है, मेलाकाइट या गैलिना? चलेगा, तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा लोहे का जो आप लोगों का है तो हेमेटाइट है अयस्क। ठीक है। अच्छा, ये मेलाकाइट किसका है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ओके, तो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।